प्रॉपर्टी कचहरी की एक और एपिसोड में हम आप सबको वेलकम कहते हैं। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वामिक बिन गुलजार। आज के इस एपिसोड के अंदर हमें भी और आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी एडवाइज़र साकिब मिनास लीला साहब। उनको भी हम तहे दिल से वेलकम करेंगे। एज वेल हमारे साथ हमारी ऑडियंस भी मौजूद है। और आज की इस एपिसोड का हम आगाज़ एक बहुत ज़बरदस्त मुशायरे के साथ करेंगे। सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी शेयर सुनेंगे और डिफरेंट प्रॉपर्टी के रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग सर के साथ डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी अपडेट्स के ऊपर भी नज़र डालेंगे और जो हमारे यूथ प्रॉब्लम फेस कर रही है उनके ऊपर भी हम आपको अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगे। और फ़नी मुशायरा कैसे बोल सकते हैं, फ़नी मुशायरा भी हम लोग आज के एपिसोड में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। चलिए आज के एपिसोड का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ आखिर तक जुड़िए रहिएगा, क्योंकि आज के एपिसोड में बहुत मज़ा आने वाला है। जी तो वामिक, आज के मुशायरे का आगाज़ मैं कर देता हूँ। शेर है इल्लामा इकबाल साहब का। इल्लामा इकबाल साहब फरमाते हैं, मंजिल से आगे बढ़कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। सर ने बहुत ही अच्छा इल्लामा इकबाल साहब का शेर गुजार किया है, तो इसी हवाले से मैं भी एक शेर कहता चलूँ। दरख्त नहीं हूँ मैं जो काट के चले जाओगे, दरख्त नहीं हूँ मैं जो काट के चले जाओगे, पहाड़ हूँ गिराते गिराते तुम्हारी नस्लें खप जाएंगी। वाह तनवीर साहब, क्या एक जोशीला शेर था आपका कि गिराते गिराते तुम्हारी नस्लें खप जाएंगी। अब मेरे भी एक शेर है तो नाजरीन के गोश गुजार करना चाहूँगा। कहते हैं कि हुई ख़त्म जब से वो सोहबतें, मेरे मशगले भी बदल गए। हुई ख़त्म जब से वो सोहबतें, मेरी मशगले भी बदल गए। कभी रोए शाम को बैठ कर, कभी मैं कदे को टहल गए। तेरा हाथ हाथ से छूट गया तो लकीरें हाथ की मिट गई। जो लिखा हुआ था वो मिट गया, जो नसीब थे वो बदल गए। वाह वाह जुनेद साहब, क्या शेर सुना है आपने। तनवीर साहब, मेरा भी शेर कोई आप की तरह है, थोड़ा डेंजरस टाइप। शेर यूँ है कि मुझे सूली पे चढ़ाकर भी दुखी है दुनिया, मुझे सूली पे चढ़ाकर भी दुखी है दुनिया, वो मेरी मौत नहीं मेरी आंखों में डर मांगती है। हाय हाय हाय, क्या ही कहना थोड़ा। शहबाज भाई, अभी एक शेर है मेरा शाकिर सुजाबादी का, वो भी सुन ले आप। अरमान है शाकिर एक गल दा, अरमान है शाकिर एक गल दा, साडा यार होंदा असा क्यों रुलदा। वाह सर, बहुत अच्छा शेर था आपका, और आप सबके भी बहुत अच्छी पोइट्री थी। यहाँ पे आप सबकी नज़र में भी एक शेर करती हूँ। चादर ओढ़ फ़कीरी वाली, चादर ओढ़ फ़कीरी वाली, केड़ा कम सोखा है। हर बंदा ना रंगिया जावे, हर बंदा ना रंगिया जावे, इश्क दा रंग औखा है। सच्ची ज़ात रब दी बंदिया, सच्ची ज़ात रब दी बंदिया, सारा बाकी सारा धोखा है। मैं विचों मैनू कढ़ना, मैं विचों मैनू कढ़ना, होया बड़ा ही औखा है। आजिज़ बन के इश्क कमाया, आजिज़ बन के इश्क कमा ले, मर जा हले भी मौका है, मर जा हले भी मौका है। वाह वाह मिर्ज़ाइशा, ज़बरदस्त। और सर आपने तो क्या ही खूबसूरत शेर इरशाद फरमाया इल्लामा इकबाल साहब का। अब यहाँ मुशायरे की बात हो रही है और मैं कुछ ना बोलूँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक छोटा सा शेर है, आप लोगों की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। अर्ज़ किया है, तेरी आँखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, वो भला चाँद सितारों को कहाँ देखेगा। तेरी आँखों की सहूलत हो मुयस्सर जिसको, वो भला चाँद सितारों को कहाँ देखेगा। रूबरू इश्क हो और इश्क भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारे को कहाँ देखेगा। नाजरीन, चलते हैं आज के अपने पहले सेगमेंट की जानिब, जो है आज प्रॉपर्टी विद ESM। आज प्रॉपर्टी विद ESM में हम लोग डिफरेंट आपके क्वेश्चन हमारे पास आते हैं, या डिफरेंट आप लोग कमेंट सेक्शन में हमसे कोई क्यूरीज वगैरह करते हैं, तो वो हम सर के साथ डिस्कस करते हैं और सर हमें उसके बारे में ब्रीफली डिटेल्स हमें प्रोवाइड करते हैं। तो सर से आज का पहला सवाल करते हैं आज प्रॉपर्टी विद ESM का। अच्छा सर, आज का पहला सवाल ये है कि शौहर की विरासत में बीवी का हिस्सा और बीवी की विरासत में शौहर का हिस्सा कितना होता है। जी वामिक, बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल किया आपने कि अगर कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी जो बेवा है उसका विरासत में कितना हिस्सा है। नॉर्मली आप सुनते रहते हैं कि बेवा का विरासत में 8वां हिस्सा होता है, लेकिन शायद किसी ने ब्रीफली बयान नहीं किया। असल में इसमें बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं जो वक्त और सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती रहती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 8वां हिस्सा किस सूरत में है। अगर तो उस जो मियाँ बीवी हैं उनकी औलाद है, बच्चे हैं,
और शोहर वफात पाता है तो बीवी को 8वां हिस्सा मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे नहीं हैं तो फिर 8वां हिस्सा नहीं मिलेगा, फिर 1/4 हिस्सा 1/4 जो पार्ट होता है ना, चौथा हिस्सा वो बेवा को मिलेगा अगर बच्चे नहीं हैं तो। अच्छा, फिर इसमें एक थोड़ी सी मिथ ये भी बनी हुई है, अक्सर जो है ना हमारी जो देहाती ख़वातीन है उनको टरखाया जाता है जी वो तो सिर्फ जड़ी है ना थोड़ा ज़मीन में जो हिस्सा बनता है। ऐसा नहीं है। जब कोई वफात पाता है तो उसकी इस्तेमाल की हर चीज़, जो उसकी मलकियत की हर चीज़ उसकी विरासत बन जाती है। इवन के एक बॉल पेन तक अगर है तो वो भी विरासत है, उसका भी उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन होगी, उसी तरह हिस्से होंगे। एक तस्बीह है तो वो भी एक विरासत है, उसके भी उसी तरह हिस्से होंगे। और बैंक बैलेंस है, जायदाद है, कपड़े हैं, जूते हैं, जो चीज़ें हैं सब का बराबर मतलब वो सारी विरासत बन जाती है और बराबर ही उन चीज़ों की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो यहाँ पे 8वां हिस्सा बनता है अगर तो औलाद है, अगर औलाद नहीं है तो फिर बेवा का 4था हिस्सा बनता है। अच्छा सर, एक सवाल है मेरा, वो ये है कि अगर एक बंदे की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तो उसके लिए फिर क्या प्रोसेस अडॉप्ट किया जाएगा? जी जुनैद, अगर एक शख्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ 2 हैं, 3 हैं या 4 बीवियाँ हैं तो उसका प्रोसीजर वही अडाप्ट होगा। 1/8 हिस्सा ही निकलेगा और 1/8 हिस्सा जो निकल गया वो ही तमाम बीवियों में बराबर का तकसीम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर बीवी के लिए कोई 1/8 हिस्सा अलग अलग निकलेगा, ऐसा नहीं है। हिस्सा एक ही निकलेगा 1/8 और सारी बीवियों में बराबर का तकसीम हो जाएगा। अच्छा सर, इधर मेरा एक सवाल और है कि बेवा का तो हर कोई बता रहे कि उसका इतना हिस्सा है और इतना हिस्सा नहीं है, हर जगह हम यही सुनते रहे हैं। लेकिन अगर बीवी मालदार हो और वो फौत हो जाए तो उसकी विरासत में से शौहर का कोई हिस्सा होता है? अगर होता है तो कितना होता है सर? जी जुनैद, बिल्कुल ठीक कहा है। असल में ना हमेशा जब भी कोई सवाल पूछता है तो यही पूछता है कि शोहर की विरासत में बेवा का कितना हिस्सा है, और इसी टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। कोई ये सोचते ही नहीं है कि अगर बीवी मालदार है या बीवी के नाम पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और बीवी की वफात हो जाती है तो वो जो गरीब शोहर है उसको भी कोई हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें भी वो ही रूल थोड़ा सा इम्प्लीमेंट होता है। लेकिन जैसे विरासत के कानून में अल्लाह ताला ने हमेशा मर्द को फजीलत दी है, एक बेटे का हिस्सा ज़्यादा होता है, बेटी का कम होता है, तो यहाँ पे भी शोहर का हिस्सा थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेट्स सपोज अगर तो जो शोहर है जिसकी बीवी फौत हुई है औलाद है उसकी, तो फिर 1/4 1/4 हिस्सा जो है वो शोहर को मिलेगा। अगर औलाद नहीं है तो फिर आधा हिस्सा शोहर को मिलेगा, 1/2। सर यहाँ पे मेरा भी आपसे एक सवाल है कि बीवी की विरासत के अंदर अगर औलाद है तो शोहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा और अगर औलाद नहीं है तो आधा हिस्सा मिलेगा। जो बाकी का आधा हिस्सा है वो कहाँ जाएगा फिर? जी मिस आयशा, अगर तो बीवी फौत होती है तो आधा हिस्सा अगर औलाद नहीं है तो हस्बैंड को चला गया, जो आधा बचता है 1/2 हिस्सा वो उस जो खातून फौत हुई हैं उनके वालिदैन को चला जाएगा। ठीक है सर, मतलब कि बीवी की वफ़ात के बाद उसकी जो वरासत है उसका आधा हिस्सा उसके खामन को मिल जाता है और बाकी जो आधा हिस्सा उसके वालिदैन के पास चला जाता है जो ऑलरेडी वफ़ात पा चुकी है लड़की। लेकिन यहाँ पे सर मेरा एक सवाल है कि जो लड़की फौत हुई है उसके अगर वालिदैन हो ही ना तो उसकी बाकी का वरासत जो आदि है वो कहाँ जाएगी? शहबाज, इस सूरत में जो फिर शरई वारिस बचता है ना वो सिर्फ हस्बैंड बचता है। फिर 100% जो विरासत है वो सारी की सारी हस्बैंड को चली जाएगी। जी सर, समझ आ गई है सर। तनवीर साहब की शक्ल भी देखो ना, मुझे लगता है जो व्हील चेयर ना ड्रिफ्ट मार के पूरी नहीं घुमाई होंगी, यही लग रहा है। ओ मामा तू व्हील चेयर ते एवं ड्रिफ्ट मारे ने गौर नाल वे को ऐ नहीं लगता जिवें भूख हड़ताल ते पूरे 1 साल लेला पालिया हुंदा। शहबाज की गल तो मैंने याद आया कि शहबाज साहब बकरा लैके आया है, बकरा भी इस तरह लैके आया कि चांद रात नूं बिल्ली फड़ के लै गई। नहीं तनवीर साहब, ओ फिक्का लेला जो चांद रात नूं फौत हो के ना सारियां दी ईद बर्बाद कर लेंदे। बिल्कुल बिल्कुल। और तुसी दोवें ते चुप करो, तुहानू मौका चाहिए किसी भी फड़ के जुगता करन दा। शहबाज हो गई है पुत्र, बह आराम नाल। अच्छा सर, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल सर मेरा ये है कि शामलात दे और आबादी दे इन दोनों के अंदर क्या फ़र्क है सर? ये थोड़ा तफसील से इन डिटेल्स में आप थोड़ा ब्रीफ करें हम लोगों को ये। अच्छा वामिक, शामलात और या शामलात दे को लेके लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे हिस्ट्री बताना ज़रा मैं ज़रूरी समझूंगा। 1849 में जब एक रूल करती थी ईस्ट इंडियन कंपनी, उस वक्त ईस्ट इंडियन कंपनी ने मतलब पंजाब तो तश्कील दे चुके थे, वो पंजाब को तश्कील देने के बाद अब बाकी एरियाज़ को उन्होंने आबाद करना चाहा। आबाद करने के लिए उन्होंने रूल ये बनाया
कि जो शख्स जिस ज़मीन पे जाकर कुआं खोदेगा तो वो ज़मीन उसकी हो जाएगी। अच्छा, उसके साथ ही फिर उन्होंने उस एरिया में मोज़ाजात बनाना शुरू किए, अच्छा खेवटें बनाना शुरू की, और जिन्होंने कुएं खोदे हर खेवटदार को आला मालिक या दे मालिक का एक नाम दिया गया। अच्छा, अब इसी तरह पेशावर और काफ़ी सारे और एरिए भी आबाद हो गए, वहाँ पे भी आबादियाँ होना शुरू हो गई। अब मज़ीद आगे जो उस वक्त जिसको ज़मीन दे दी गई उनको इन्होंने दिया आला मालिक का नाम, और फिर एक अदना मालिक होता था। जैसे लेट्स सपोज एक शख्स ने वहाँ पे कुआं खोदा, डायरेक्ट उसके नाम पे उन्होंने ज़मीन अलाट कर दी, वो आला मालिक हो गया। अगर बाद अज़ां उसने ज़मीन सेल कर दी किसी और बंदे को तो उस बंदे को फिर अदना मालिक कहा जाता था। अच्छा, इसके बाद फिर थोड़ा सा रूल में मतलब ये जितना भी काम हुआ ना 1901 तक कंप्लीट हो गया था। ये तकरीबन 50 साल का एक अरसा इसमें लगा था। 50 साल में ये सारा काम कंप्लीट हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि लाल लकीरें खींचना शुरू कर दी। अब लाल लकीरें कहाँ खींची गई? जहाँ पे मतलब लोगों के रिहाइश के लिए एरिया अलग कर दिया गया। अब जब रिहाइश के लिए एरिया अलग किया तो फिर मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, मतलब जो भी इनकी मजहबी रसूमात के लिए प्लेसेस थी वो अलग अलग कर दी गई। तो लाल लकीर में उनको दे दिया गया, उसको इन्होंने नाम दिया आबादी देह का। अब ये जब प्रोसेस मुकम्मल हुआ तो उसके बाद अब क्या इन्होंने किया कि जैसे कुछ अमेनिटीज़ होती हैं, अमेनिटीज़ में आप कह लें कि अस्पताल, स्कूल, जनाज़ागाह, कॉलेजेस या चरागाह, इस तरह की जो अमेनिटीज़ हैं उनके लिए ज़मीनें अलग कर दी गई। अब ये जो ज़मीनें अलग की थी ये जो ज़मीनें अलाट हो चुकी थी आला मालिक का जिनको इन्होंने नाम दिया था, उन्हीं में एक तनासब से ना इन्होंने काट के शमलात शामिल कर दी। अब वो जो एक रेशो रखी गई थी उस वक्त, हर 25 एकड़ के बाद 26 और 27 एकड़ शमलात दिया गया था। अब उस शमलात का मकसद ये था कि इस शमलात को होगी मलकियत तो आला मालिक की, उसकी मलकियत में आएगी, लेकिन वो बेच नहीं सकता। इससे फ़ायदा ज़रूर हासिल कर सकता है। फ़ायदा हासिल करने के लिए मतलब जो अमेनिटीज़ वहाँ पे हैं, अमेनिटीज़ ही दी जाएंगी। तो इस ज़मीन को फिर उन्होंने शमलात दे का नाम दिया था। और शमलात दे जो है इसके सेल का इख्तियार किसी के पास भी नहीं है। क्लेम कर सकता है जो आला मालिक है, वो आज भी क्लेम कर सकता है, लेकिन सेल नहीं कर सकता। उसको फलाही काम के लिए ही यूज़ किया जा सकता है और इस्तिफ़ादा उठाया जा सकता है। सही सही सही। अच्छा सर, ये डिफरेंस समझ आ गया। यहाँ पर एक और डिफरेंस मैंने आपसे पूछना है कि हाई राइजेस और हाउसिंग स्कीम्स, इन दोनों में से ज़्यादा बेनिफिशियल कौन सा है? मतलब क्लाइंट्स को या कस्टमर्स को किस तरफ जाना चाहिए ज़्यादा? वामिक, अगर हम इंटरनेशनल मार्केट को देख लें या पाकिस्तान के अंदर ही रुझान को देख लें तो वो वर्टिकल हाउसिंग सोसाइटीज़ का बहुत रुझान चल पड़ा है। वर्टिकल हाउसिंग सोसाइटी कह लें या हाई राइजेस कह लें या बिल्डिंग्स कह लें, उसका रुझान बढ़ गया है। अच्छा, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो जितने भी हाई राइजेस प्रोजेक्ट बनते हैं वो शहर के अंदर बनते हैं, शहर के बीचों बीच में बनते हैं। अच्छा, एक बंदा अगर शहर के अंदर कहीं नौकरी कर रहा है, इस वक्त वो शहर से बाहर जाके भले कोई डेवलप्ड हाउसिंग स्कीम भी हो तो वहाँ रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकता। अगर तो उसकी नौकरी शहर के अंदर है तो उसके लिए बड़ी परेशानियाँ होती हैं। तो उसको प्रेफर वो यही करता है कि कोई अपार्टमेंट या कोई फ्लैट शहर के अंदर हाई राइज प्रोजेक्ट में अपना बुक करवा ले। एक चीज़ तो ये हो जाती है, वहाँ से उसका मतलब फ्यूल एक्सपेंस बचता है, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस बचते हैं जॉब पे आना जाना और काफ़ी मामलात में। दूसरा जो फैक्टर है वो सिक्योरिटी का है कि एक अगर बिल्डिंग है तो उसमें बिल्डिंग की अपनी एक सिक्योरिटी होती है, अपना एक CCTV कैमरास होते हैं या गेट सिक्योरिटी या पार्किंग होती है। और फिर तीसरी चीज़, जैसे कि कराची शहर है, यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है। लाइन का पानी इतना अवेलेबल नहीं होता, टैंकर का इस्तेमाल लाजमी होता है। तो अगर एक शख्स कारोबार करता है या जॉब करता है, उसके घर पे पानी ख़त्म हो जाता है तो टैंकर डलवाना सबसे बड़ी एक मुसीबत बन जाती है। अब कैसे वो जाए, टैंकर वाले को पकड़े, फिर वो 2-2, 4-4 घंटे इंतज़ार करवाते हैं, फिर घर पे आना है, तो ये सारे मामलात। तो फ्लैट्स में ज़रा ये जो मसले हैं ना वो वहाँ की इंतज़ामिया देख लेती है। तो इसके अलावा फिर सिक्योरिटी वाइज तो मैंने बता दिया, लेकिन घर की सिक्योरिटी आपको इंडिविजुअल अपने घर की खुद सिक्योरिटी करनी पड़ती है। तो ये कुछ चीज़ा चीज़ें हैं जो मैंने फ़र्क बता दिया। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैटर जो करता है वो बजट करता है
क्योंकि शहर के अंदर जब एक हाई राइज प्रोजेक्ट बन रहा है, अगर मैं कराची की बात करूं तो 2 बेड लॉन्ज अगर शहर के अंदर कोई तलाश करना चाह रहा है तो कम अज़ कम बजट उसको 1 करोड़ से 1.5 करोड़ तक अपना बजट रखना पड़ता है, तब जाके वो बुकिंग कराता है। एक डाउन पेमेंट होती है, फिर माहाना किस्त, क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट वो चलती हैं, और उसका वो तकरीबन इतने बजट में वो एक फ्लैट आ जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट अगर एक बंदे के पास इतना बजट ही नहीं है, इतनी मतलब उसकी इनकम नहीं है कि जितनी एक फ़्लैट की इंस्टॉलमेंट है, वो थोड़ा सा शहर से बाहर हो जाता है और वहाँ पे प्लाट ले लेता है, तो फिर उस क्लाइंट को, उस बायर को अपने बजट के हिसाब से प्लाट में ही मैं प्रेफर करूँगा कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अच्छा, प्लाट का फिर एक अपना फ़ायदा है। ग्राउंड +2 आप बिल्डिंग नॉर्मली कराची में कहीं भी बना सकते हैं। कल को आप मतलब आज तो वहाँ पे आबादी नहीं है, लेकिन 2-4 साल में, 5 साल में जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है वहाँ आबादी हो जाती है। ग्राउंड +2 आप बनाते हैं, एक पोर्शन पे खोल देते हैं, 2 आप रेंट आउट कर देते हैं, तो एक अच्छी इनकम जनरेट हो जाती है। तो ये ज़रा हर बंदा अपने बजट के हिसाब से जो वर्टिकल जाना चाहे वर्टिकल जाए, जो फिर हाउसिंग स्कीम पे जाना चाहे वो प्लाट परचेज कर ले। तू इन्ना गौर नाल क्यों सुन रहे हैं? त्रुटिया ब्रेव केस वर्गा मुंह है तेरा, तू इन्ना गौर नाल सुन रहे क्यों? तू प्लाट लेना है और टूल प्लाजा तो मंगण आया, मैनू भी शुरू हो जाना। तू यार सिखा रहे हैं तो सीखना ही है ना। वो तो तनवीर साहब रू वेख लै, इन्हें लगता आटे ना मांग भरी होती है। तू तनवीर साहब ने चढ़ दे, तू अपने मुंह ते लिखो आगे काम हो रहा है। जान दे यार, है ही ना गीतीकार। हाँ शबाज जरा ठहर, आपना तो तमू इंज निकलिया जिवें ढोल नाल फुमड़ लटके होंदा। हाँ बिल्कुल, गौर नाल वेखो, इंज लगदा है भाई छोटी बीसी नु प्यार दिता हुंदा। आपने भी तबीयत साहब अगले मेरे चिट्टी कमीज का काला दाग होता है। अच्छा जुनेद साहब, यार एक गल समझ नहीं आ रही, लड़के जड़े ना ब्रांड के कपड़े लैके पा लें तो लोग समझते हैं लंडे च लैके पाए, मिजाशन वेख लिया लंडे चु लैके पाई ने, फिर भी लोग समझ रहे, यही समझ रहे होंगे कि ब्रांड नहीं पाई। लग नहीं रहा ये है ही ब्रांड शहबाज। वाह 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 वाह, ब्रांड है तो 10 भी दे नाले केड़ा ब्रांड है? गुत्थी दा। ओ मामा गुत्ती हुंदा, गुच्ची हुंदा। हां जी तुसी दस दो। फ्री में ब्रांड की प्रमोशन थोड़ी ना करूंगी, पहना हुआ है देख लें कौन सा ब्रांड है। नहीं मिस आयशा, हम आपके ब्रांड के मुकाबले में नहीं पहुंच सकते। हम आज प्रॉपर्टी के अगले सवाल की जानिब चलते हैं। सर अगला सवाल ये है कि लेट सपोज अगर किसी को मुख्तियारनामा दिया जाए तो क्या वो आपकी उस प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है? इवन उस प्रॉपर्टी के जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास ही हैं। वामिक असल में ना मुख्तारनामा जो होता है पावर ऑफ अटार्नी होती है, आप किसी को पावर ऑफ अटार्नी दे रहे हैं। अब मुख्तारनामा भी 2 तरह के, एक मुख्तारनामा आम है और एक मुख्तारनामा ख़ास है। अब ये देखना ये है कि आपने मुख्तारनामा उसको शख्स को दिया कौन सा है। अगर तो मुख्तारनामा ख़ास आप देते हैं तो उसमें एक स्पेसिफिक मकसद लिखना होता है कि मैं इस बंदे को मुख्तारनामा दे रहा हूँ, मैं मेरी इस प्रॉपर्टी को सिर्फ रेंट पे दे सकता है, या सिर्फ पानी का कनेक्शन लगवा सकता है, या सिर्फ बिजली का कनेक्शन लगवा सकता है। एक ख़ास मकसद उसमें लिख दिया जाता है। लेकिन अगर आप किसी को मुख्तारनामा आम दे देते हैं तो उसमें तमाम राइट्स उसके पास चले जाते हैं, तो उसमें आपकी वो प्रॉपर्टी को सेल भी कर सकता है, क्योंकि सारे इख्तियारात आपने पावर ऑफ अटॉर्नी में उसको दे दिए हैं। अब सेल करने के भी इख्तियारात उसके पास चले गए हैं, वो सेल करके ट्रांसफ़र भी करवा सकता है, रजिस्ट्री भी करवा सकता है, नई रजिस्ट्री, भले असल कागजात आपके पास पड़े हैं, फिर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्तियारनामा आम जो है वो आप एक मालकाना हकूक़ अगले बंदे को दे रहे हैं, और मालकाना हकूक़ को इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल वो आपकी प्रॉपर्टी को फ़रोख्त कर सकता है, बेच सकता है। अच्छा सर, इधर एक मेरा सवाल है कि अगर किसी को मुख्तारनामा देना हो और तहफ़्फ़ुज़ात भी हो तो उसको सिक्योर कैसे किया जा सकता है? जी जुनेद, अगर किसी को मुख्तारनामा देना मकसूद हो तो हमेशा याद रखें कि मुख्तारनामा ख़ास दें। उसके अंदर वो पर्पज़, वो मकसद लिखें कि सिर्फ इस मकसद के लिए मैं इसको मुख्तारनामा दे रहा हूँ। एक तो मुख्तारनामा ख़ास आपने देना है, मुख्तारनामा आम नहीं देना। अगर तो प्रॉपर्टी सेल करनी है तो मेरा मशवरा यह है कि किसी को इख्तियार ना दे, प्रॉपर्टी हमेशा अपनी खुद सेल करें। और मुख्तार नंबर ख़ास भी आपने देना है तो सिर्फ एक प्रॉपर्टी का दे। अगर आपकी 10 प्रॉपर्टी हैं तो 10 के 10 का मुख्तारनामा किसी को मत दे, चाहे वो मुख्तारनामा ख़ास दे रहे हैं या आम दे रहे हैं। आम भी अगर दे रहे हैं कि ठीक है ये मेरी प्रॉपर्टी सेल करके मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, तुम सेल करके मेरे अकाउंट में पैसे डिपॉजिट करवा देना, तो अगर आपकी 5 प्रॉपर्टियाँ या 10 हैं, सबका मुख्तारनामा ना दें, सिर्फ एक उसी प्रॉपर्टी का मुख्तारनामा आप दें। बाकी प्रॉपर्टियाँ आप अपने हाथ में रखें, और फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए कि अपनी ज़मीन सेल के मामले में बेचनी है तो वो ख़ुद बेचें।
सही सही। अच्छा सर, आज प्रॉपर्टी के अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल ये है कि सर लेट्स सपोज वालिद साहब का इंतकाल हो जाए, लेकिन जो जायदाद है अभी तक वो दादा के नाम पे है, इसका क्या हल है सर? बिल्कुल वामिक, ये एक बड़ा कॉमन सा इशू है कि अक्सर ऐसा होता है कि दादा की जो जायदाद है उसने बंटवारा करके तकसीम करके अपने बेटों को नहीं दी होती, और अचानक से बीच में एक बेटा जो है वो फौत हो जाता है और उसकी आगे औलाद भी होती है। और जब औलाद होती है तो अब देखें, बाप तो उनका फौत हो गया, जायदाद अभी दादा के नाम पे है, तो इसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब जिस तरह नॉर्मली बाप फौत होता है और एक विरासती इंतकाल का प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है, विरासती इंतकाल के ज़रिए जो भी वालिद की विरासत है, प्रॉपर्टी है, वो उस औलाद में बराबर की मतलब शरई और कानूनी तरीके से तकसीम हो जाती है। इसी तरह अब इंतकाल एक नहीं होगा, अब इंतकाल दो होंगे। सबसे जो पहला इंतकाल होगा वो दादा के नाम से वालिद के नाम पे, और फिर वालिद से औलाद के नाम पे। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि पहले आप पूरा प्रोसेस अडॉप्ट करेंगे, दादा के नाम से वालिद के जो मतलब औलाद का वालिद है उनके नाम पे पूरा प्रोसेस करेंगे, इंतकाल का कंप्लीट हो जाएगा, फिर दूसरा स्टार्ट कर देंगे। नहीं, प्रोसेस इकट्ठा ही होता जाएगा। जहाँ पे भी जिस इदारे में भी जो भी हो रहा है, दोनों इंतकाल का प्रोसेस इकट्ठा ही होता जाएगा। सेम टाइम पीरियड में, सेम वक्त में ये दोनों इंतकाल हो जाएंगे, और मतलब दादा से फिर जो विरासत उसके बेटे की बनती है उसके बेटे को या बेटियों को मुंतकिल हो जाएगी। टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, होंगे दो इंतकाल लेकिन एक ही वक्त में दोनों हो जाएंगे। बहुत खूब सर, उम्मीद करता हूँ ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी इनके आपने डिटेल्स शेयर किए हैं वो आवाम को समझ आ गई होगी, और ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं अगर आप इन चीज़ों के ऊपर अमल करें। या जो जो वेज़ बताए हैं सर ने, जो जो उनके जिन जिन चीज़ों के ऊपर उन्होंने अपनी नॉलेज के हिसाब से रोशनी डाली है, ये चीज़ें आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा दे सकती हैं। आज प्रॉपर्टी विद ESM का यहाँ पर इख्तिताम करेंगे और चलेंगे अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जो है प्रॉपर्टी अपडेट्स विद ESM। प्रॉपर्टी अपडेट्स के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी अपडेट्स जो आजकल प्रेजेंट मार्केट में चल रही हैं वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा जुनैद साहब से, जुनैद साहब बैठे हुए हैं, उनसे पूछते हैं कि आज की प्रॉपर्टी अपडेट्स कौन कौन सी हैं उनके पास, ताकि वो भी हमसे शेयर कर सकें। चलिए। जी बिल्कुल वामिक साहब, बिल्कुल आज की प्रॉपर्टी अपडेट मैं नाजरीन के साथ भी शेयर कर देता हूं। तो नाजरीन, मैं आज सबसे पहले एक चीज़ पे मैं रोशनी डालूंगा कि अगर किसी भी सिटी को हम देख ले तो उसकी एक लिमिट होती है वहाँ पे आबादी की, वहाँ पे लोगों के रहने की और कंस्ट्रक्शन की। उस लिमिट से जब बढ़ जाती है तो फिर मामलात जो है ना बहुत ख़राब हो जाते हैं और बहुत सारे मसाइल सामने आ जाते हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूँ कराची की, तो कराची की भी बहुत सारे इशूज़ है जो कि गुंजान आबादी की वजह से ही डिवेलप्ड हो चुके हैं। अभी अगर मैं बात करूं लाहौर सिटी की, तो लाहौर सिटी भी एक बहुत गुंजान आबाद इलाका है। एक लिमिट होती है, उस लिमिट को लाहौर सिटी क्रॉस कर चुकी है। वहां पे अभी ये सूरत हाल है कि ग्रीनरी सिर्फ और सिर्फ 2 या 3% रह गई है। तो रूडा एक डेवलपमेंट उन्होंने स्टार्ट की है, रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अगर दरियाई रावी के इर्द गिर्द अगर हम देख ले तो दरियाई रावी एक बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे एक नया सिटी लॉन्च होने जा रहा है अनकरीब। तो रूडा की अगर मैं आपसे बात शेयर करूं वामिक साहब, आप भी ज़रा गौर कीजिएगा कि रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से एक प्रोजेक्ट लॉन्च होने जा रहा है, जिसका इदारा जो है, जो रूडा इदारा है, ये 2020 में बनाया गया था और 2050 तक एक ऐसे सिटी बनाने जा रहे हैं दरियाए रावी के इर्द गिर्द। अगर हम बात करें तानिया का, अगर सिटी उठा के देख ले, रिवर थैमस जो है ना एक सिटी है, बिल्कुल दरिया के किनारे बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। तो इसी तरह एक वेल प्लान्ड, पाकिस्तान में इससे पहले कभी भी इस तरह का नहीं हुआ, मतलब प्लान्ड सिटी कभी भी नहीं बना। तो ये एक पूरा सिटी बनने जा रहा है जिसका तकरीबन पाए तकमील 2050 तक मुतवक्की है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 46 किलोमीटर तवील एरिया पे बनेगा दरियाए रावी के इर्द गिर्द। 2050 तक इसमें 1 करोड़ आबादी शिफ्ट करने का इनका प्लान है रूडा का। अगर इसकी बात मैं थोड़ी सी और बता दूं प्रोजेक्ट के हवाले से, तो इसके लिए लाजिमी बात है कि फंड्स जनरेट करने होते हैं। अब फंड्स जनरेट करने के लिए तो लाजिम बात है लोगों के इन्वेस्टमेंट करने होंगे। अब ये एक वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें सेल्फ फाइनेंशियल एस्टैब्लिशमेंट प्रोजेक्ट, अगर इसको हम कहें तो ये गलत नहीं होगा।
इसमें जो है ना अगर बात करें तो स्टेट ओन लैंड भी आ रही है जो स्टेट ओन करती है, उसके अलावा प्राइवेट ओन लैंड भी है इसके अंदर शामिल हैं। उसके बाद रेवेन्यू शेयर बेस मॉडल भी है। तो मतलब जो प्राइवेट लैंड है हो सकते हैं उनके साथ प्राइवेट पार्टनरशिप हो जाए। उसके बाद जो स्टेट ओन है वो भी ऑलरेडी इसमें आ जाएगी और बेहतरीन प्रोजेक्ट इस पे बनने जा रहा है। उसके बाद पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए अगर ये मैं बात कर लूँ थोड़ी सी, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से ये शहर अगर बनेगा तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत खूबसूरत बनेगा। और 40 किलोमीटर तवील पे ये एक एरिया है जिसमें तकरीबन 1 लाख एकड़ से भी ज़ायद की ज़मीन है। अगर लागत की इसकी बात करूं तो तकरीबन जो इसमें 2020 में इस पे लागत आनी थी जो एस्टिमेटेड लगाया गया था तो वो है $40 बिलियन। और एरिया की मैंने आपसे बात शेयर कर दी कि 1 लाख एकड़ से भी ज़ायद है जो कि तकरीबन बन जाता है 8 लाख कनाल। अब ये जो कॉन्सेप्ट इन्होंने उठाया है ये रिवर थैमस से उठाया हुआ है और ये बेहतरीन सिटी बनने जा रहा है। जैसे आपको मैंने बता दिया पहले ही कि लाहौर में जो ग्रीनरी है वो 2 से 3% है। अब इस शहर के जो मॉडल है उसमें ये शो किया गया है और इसमें इनका जो प्रोजेक्ट का प्लान है उसमें 25 से 30% ग्रीनरी इनको प्रोवाइड करनी है। और ये जो 25 से 30% ग्रीनरी है ये लाहौर के एटमॉस्फेयर पे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी और उसके जो ख़राब एटमॉस्फेयर है जो कि आजकल अगर सर्दियों के मौसम है वहाँ पे स्मोग और ये चीज़ें बहुत इश्यूज़ क्रिएट कर रही है और बहुत गैसेस जो है ना इंडस्ट्री से जनरेट होती है। तो ये जो चीज़ें हैं ये तकरीबन कवर हो जाएगी। उसके बाद अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं कि इस प्रोजेक्ट का 8 से लेके 10% का जो हिस्सा है वो पानी पर मुश्तमिल होगा और बेहतरीन लोकेशन और बेहतरीन एटमॉस्फेयर ये प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा इसमें मेडिकल सिटी, एजुकेशन सिटी, कम्युनिकेशन सिटी, उसके बाद एंटरटेनमेंट सिटी, कमर्शियल एरिया अलग है, रेजिडेंशियल एरिया अलग है। मतलब ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। अब देखते हैं कि क्या वाकई ही ये बन पाता है या नहीं। अभी जो है ना जो दरियाई रावी इसके दरमियान में आ रहा है, दरियाई रावी की अगर मैं बात करूं तो दरियाई रावी पे इस पे फिल्टर प्लांट्स लगने वाले हैं, इस पे फिल्ट्रेशन का सिस्टम होगा। उसके बाद ये पानी साफ होगा। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के अलावा जो है ना जितने भी ग्रीनरी है या जितने भी आसपास के अगर मैं खेतों की बात करूँ तो उनके लिए साफ पानी मुहैया किया जाएगा और इस प्रोजेक्ट को भी साफ पानी जो है ना मुहैया कर दिया जाएगा। ज़बरदस्त दिनेश साहब, ये बात तो हम लोगों की समझ में आ गई है। आज की दूसरी अपडेट भी हम लोगों के साथ शेयर कर दें। जी मैम जायशा, बिल्कुल मैं दूसरी अपडेट भी आपके साथ भी और नाजरीन के साथ भी शेयर कर देता हूँ। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी साहब है उन्होंने एक बिल पास किया है। रजिस्ट्रेशन सिंध तरमीमी आर्डिनेंस 2024 की मंजूरी दे दी गई है। उसका इतलाक पूरे सूबे में फौरी तौर पर होगा। इस हवाले से मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ कि इस आर्डिनेंस के नफाज के बाद अब आवाम घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अपनी जायदाद के रजिस्ट्रेशन के लिए दरख्वास्त या दस्तावेज़ात जमा करवा सकते हैं। और अगर मैं इसकी बेसिक की बात बता दूं तो ये एक किस्म की प्रॉपर्टी के जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है जहां पे जो है ना रेवेन्यू में या मुख्तियारकार के ऑफिस में जितने भी इसके रिलेटेड जितने भी ऑफिस थे वहां पे जाके लोग धक्के खाते थे या लाइनें लगती थी या इसमें बहुत सारे करप्ट अनासिर भी शामिल थे। तो ये कामरान साहब का एक बहुत अच्छा कदम है, इसको तो मैं पर्सनली बहुत अप्रिशिएट करूँगा। और बाकी इसके अलावा इस पर जितनी भी डिटेल्स की बात है वो सर से हम थोड़ा सा लेंगे। तो सर इसके बारे में हमें थोड़ा सा प्लीज बता दीजिएगा कि इसका क्या फायदे हैं और इसके क्या नुकसान हो भी सकते हैं। बिल्कुल जुनैद, ऐसी ही बात है जो अभी गवर्नर सिंध है कामरान तिसोरी साहब, इन्होंने बड़े अच्छे इक़दाम कराची में काफ़ी हवालों से उठाए हैं, लोगों के लिए सहूलियात और आसानियाँ पैदा की हैं। बल्कि ये तो बड़े मुझे तो सोशल वर्कर भी लगते हैं। आप देखेंगे तो ये आम हवा में घूमते फिरते आपको नजर आएंगे। तो ये भी इनका बड़ा एक अच्छा कदम है। पहले क्या होता था, लोगों को मतलब ट्रांसफ़र के लिए ज़मीन बेचते हैं, ख़रीदते हैं, ट्रांसफ़र के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे। काफ़ी वक्तों का काफ़ी दिन ज़ाया होते थे। फिर भारी भारी रिश्वतें दी जाती थी, मतलब कि चपड़ासियों को भी, क्लर्कों को भी, इधर उधर सब एजेंट्स को काफ़ी पैसा ज़ाया होता था। अब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, घर बैठे आप तमाम प्रोसीजर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा खुशाइन नंबर है कराची और सिंध के रहने वालों के लिए। और जो इसका फौरी इतलाक हो गया है ये सोने पे सुहागा हो गया है। लेकिन अब थोड़े से मसले क्या हैं कि टेक्नोलॉजी में हमारे जो सरकारी इदारे हैं ये काफ़ी पीछे हैं। जो ऐप्स मुतारफ़ कराई जाती हैं अक्सर उनके लिंक डाउन होते हैं, वेबसाइट के लिंक डाउन होते हैं, वेबसाइट चल नहीं रही होती। जैसे नादरा ने एक पाक आइडेंटिटी के नाम से
एक ऐप तो मुतारफ़ करा दी है कि घर बैठे आप अपना CNIC बना दें, लेकिन अक्सर जो है ना वो मतलब ऐप चल नहीं रही होती, कभी मोबाइल हैंग कर देती है, कभी कोई मसला कर रही होती है। तो चलें, एक स्टेप ले लिया गया है, आगे अल्लाह बेहतर करेगा, दिन ब दिन जो है इन पे काम वेबसाइट्स पे या ऐप्स पे होता जाएगा और बेहतरी आती जाएगी। एक अच्छा स्टेप हो गया, यही बड़ी खुशी की बात है। सर आज की प्रॉपर्टी का तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि न्यू करेंसी नोट जो आ रहे हैं तो उसका प्रॉपर्टी के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, ज़रा आप हमें इसके लिए बारे में गाइड कर दें थोड़ा सा। जी बिल्कुल मिस जायशा, प्रॉपर्टी पर न्यू करेंसी जो नोट्स हैं उनका अफेक्ट होगा, क्यों नहीं होगा। ये जो 2024 का फेब है, पूरा महीना आपका परचेजिंग का है। अब पहले तो लॉजिक समझे ना कि ये न्यू करेंसी नोट लाए क्यों जा रहे हैं, इसका लॉजिक क्या है। लॉजिक में नंबर 1 तो यही है कि हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं आसिम मुनीर साहब, जैसे ही इन्होंने चार्ज संभाला था तो इन्होंने कारोबारी तबके को काफ़ी प्रोटेक्ट भी किया था और इसके लिए कुछ इरादे भी किए थे, कुछ वादे भी किए थे कि कारोबारी तबके को हम थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे, मुल्की मईशत जो है उसको बढ़ाएंगे। और एक लाहौर में इन्होंने मीटिंग की थी जिसके चंद मिनट के बाद या चंद घंटे के बाद ही डॉलर गिरना शुरू हो गया था। और फिर अगली मीटिंग आगे कराची में ताजर बरादरी के साथ की। तो अब ये एक बेसिकली जो ब्लैक मनी पाकिस्तान के अंदर घूम रही है या लोग डंप करके बैठे हैं, उसको निकलवाने का एक तरीका है कि करेंसी नोट हम चेंज करेंगे तो जिन्होंने पैसा छुपाया हुआ है घरों में वो ला के कहीं ना कहीं पे इन्वेस्ट ज़रूर करेंगे या बैंकों में जमा कराएंगे, वाइट उसको किसी तरीके से करेंगे। तो ये एक स्टेप उठाया है हमारी गवर्नमेंट ने। अब जब ये स्टेप उठाया है, लोगों के इल्म में जा रहा है, ये बात जा रही है कि न्यू करेंसी नोट आ रहे हैं तो लोगों के पास अब वो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि जो भी ब्लैक मनी रख के बैठा है वो कोई 100-200 रुपया तो नहीं रख के बैठा, करोड़ों की या अरबों की वो उसके पास होती है। तो अब करोड़ों या अरबों की इन्वेस्टमेंट का कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी फील्ड नहीं है। आज़ाद चाय वाला के पास हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसके भी प्रोडक्ट 20,000 में वो वाइपर की फैक्ट्री लगवा देता है। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट किसी फील्ड में की नहीं जा सकती, वाहिद प्रॉपर्टी बचता है जिसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो अब लोगों का रुझान जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की तरफ चला गया है और प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फेब पूरा परचेजिंग का होगा, काफ़ी ज़्यादा हर कंपनी में परचेजिंग बढ़ेगी और लोग पैसा डंप करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में करेंगे। और हमारे पास भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं लोगों की। मज़ीद अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है प्रॉपर्टी के अंदर तो स्टेट सेफ मार्केटिंग आप नॉर्मली गूगल पे भी लिखेंगे आपको नंबर मिल जाएंगे, यूट्यूब पे भी लिखेंगे तो आपको नंबर पे आप कांटेक्ट करके इन्वेस्टमेंट हमारे साथ कर सकते हैं। इससे जो ब्लैक मनी थी वो इनकी वाइट होना शुरू हो जाएगी और वाइट जब हो जाएगी तो ये कल को किसी भी शिकंजे में नहीं आएंगे, अपनी ये मनी को वाइट कर चुके होंगे। ज़बरदस्त जुनैद साहब एंड सर, आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त अपडेट्स शेयर किए हैं तो हमारे साथ, और ये काफ़ी ज़्यादा आगे फ़ायदा भी हो सकता है सब प्रॉपर्टी फील्ड में, अगर जहाँ तक मेरा ओपिनियन सही हो तो। नाजरीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ेंगे जो है अवेयरनेस विद ESM। अवेयरनेस विद ESM के अंदर जो चीज़ें आप लोगों के लिए हार्मफुल हैं या जो चीज़ें आप लोगों को नुकसान दे सकती हैं, जिन चीज़ों से बचना चाहिए, उसके बारे में हम लोग आपको अवेयर करते हैं। चलिए आज के सेगमेंट का ही बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करूँगा मिस आयशा से कि आज के जो अवेयरनेस के टॉपिक्स हैं वो हमसे शेयर कर दें। सर आज की अवेयरनेस का पहला टॉपिक है सीवरेज। सर जैसे कि आप खुद भी जानते हैं, हमें भी पता है, सब आवाम जानते हैं कि कराची में ज़रा सी भी बारिश हो जाए तो सबसे पहले सड़क गायब होती है, उसके बाद एक्सीडेंट्स का मसला आता है, उसके बाद करंट लगना, खंबे वगैरह, ये सब कुछ काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आप बताइए हम सब इसको किस तरीके से फेस कर सकते हैं, किस तरीके से करंट से बचा जा सकता है और आवाम को किस तरीके से बचाया जा सकता है। बिल्कुल मैम जायशा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये वही बात होगी ना कि बाकी शहरों में बारिश होती है तो 2 मिनटों में पानी गायब हो जाता है, और कराची की अगर बात करें तो कराची में बारिश होती है तो 2 मिनट में सड़क ही गायब हो जाती है। बिल्कुल मिस आयशा, कराची के अंदर सीवरेज का तो इतना प्रॉब्लम है, यकीन करें बारिश हो जाए यहाँ पे, यकीन करें 2 दिन पहले कराची में बारिश हुई है। मैं यहाँ से घर पहुँचता हूँ ऑफिस से तकरीबन 20 मिनट में, 4 घंटे में पहुँचो, इतना यहाँ पे इश्यूज़ है। ऊपर से जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है, 6-6 फीट 7-7 फीट। तो अब मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि यार इन चीज़ों के ऊपर एक्शन लें। कराची में कुछ निज़ाम ऐसा सीवरेज का बनाएं कि जो गरीब आवाम है या जो लोग बाहर कच्ची बस्तियों में रहते हैं या
जो लोग मेन रोड्स के ऊपर हैं उनको इतनी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। और लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हुकूमत इसके ऊपर एक्शन नहीं लेती, आपको पता है हुकूमत ने कुछ भी नहीं करना है, एक अनसुनी कर देनी है, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया। लोगों से मैं भी यही बोलूँगा कि अगर कराची के अंदर इस तरह लेट्स सपोज बारिश का मौसम बन गया या बारिश का कोई इस तरह सर्कमस्टांसेस हैं, तो आपको पता है रोडों में कितना कितना पानी खड़ा हो जाता है। तो खुदारा उन दिनों में इलेक्ट्रिकल चीज़ों का बहुत कम इस्तेमाल करें। जैसे जो चीज़ें इलेक्ट्रिकल से चलती हैं, बिजली से चलती हैं, उन चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा गुरेज करें और अपनी बच्चों को घरों में रखें, बच्चों को बाहर ना जाने दें, क्योंकि पता है आपको कराची में हर एक गली छोड़ के दूसरी गली में नाला खुला होता है। अभी पिछले 2 दिन पहले बारिश हुई, उसमें भी एक आदमी की इस तरह गटर में गिर के डेथ हुई है इस इंसिडेंट की वजह से कि पानी इतना खड़ा हो जाता है, नहीं नज़र आ रहा होता सामने क्या है क्या चीज़ है। खुदारा इन चीज़ों से बचें। और पानी के अंदर करंट आने में आपको पता है 1 मिनट नहीं लगता, और फिर ये चीज़ें जो आपकी छोटी छोटी जो गलतियाँ हैं ये आपकी मौत का सबब भी बन सकती हैं। इन चीज़ों से बचें और खुदारा इन चीज़ों से गुरेज करें। जी वामिक सर, आपकी बात तो हम लोगों की समझ में आ गई है। अल्लाह करे कि हमारी आवाम को भी समझ में आ जाए। चलें आज हम लोग चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है ओवर थिंकिंग। तो आजकल की जो यूथ है वो काफ़ी ओवर सोच रही है, उनकी सोच एक जगह पे नहीं टिकती है, फजूल सोचें हैं, फजूल बातें हैं, बिला वजह के टाइम ज़ाया करने वाली बातें हैं। तो सर आप बताइए इसके बारे में आप क्या कहते हैं? बिल्कुल मिस आयशा, अगर मैं आजकल की यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बोल सकता हूँ इसको कि ओवर थिंकिंग ही है। ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और ये बाकायदा एक बीमारी है। ओवर थिंकिंग जस्ट कोई एक नेचुरल सिम्टम नहीं है, एक पूरी बाकायदा एक प्रॉपर बीमारी है। आपको जिस बंदे को ओवर थिंकिंग लग जाए, मैं किसी को क्या बोलूँ, मैं खुद ओवर थिंकिंग का मरीज़ हूँ, ये बहुत गंदी बीमारी है। इससे आपका ये है कि आपको पूरी रात नींद नहीं आती, आपका एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। और इससे जो आप सबसे बड़ी गलती करते हैं ना ओवर थिंकिंग के थ्रू, वो आप करते हैं गलत डिसीजन लेके। आप कोई भी चीज़ ओवर थिंक कर रहे हैं, लेट सपोज आपने उसके ऊपर कोई भी एक्शन लेना है, तो वो आप 100% गलत ही लेंगे, और जिससे आपकी जो ज़िंदगी है, जो आपकी लाइफ चल रही है, उसमें बहुत सारे मसले पैदा हो सकते हैं। उसके अलावा आपकी कंसंट्रेटिंग पावर ख़त्म हो जाती है, और आपके जो रिलेशन होते हैं पॉजिटिव, उनके ऊपर भी बहुत बुरा डिफेक्ट पड़ता है। इससे आपके लेट सपोज आपकी किसी से लड़ाई हो गई, अब फॉर एग्जांपल आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपने कहा कि ओवर थिंकिंग शुरू कर दी, आपकी उस बंदे से इतनी ज़्यादा जो चिड़ मचना शुरू हो जाएगी कि फिर आप उसकी शक्ल देखने के रवादार नहीं होंगे। ओवर थिंकिंग से बचने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, अपने आप को किसी पॉजिटिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व कर लें, कोई अपनी हॉबी क्रिएट कर लें। लेट सपोज रीडिंग बुक्स एक बहुत अच्छी हॉबी है इस चीज़ को छोड़ने के लिए। या चलें अगर मैं आपको बताऊं ना, जिसके अंदर यूथ इंटरेस्ट ले, तो आप फिल्म्स देखें। अगर आपका लेट सपोज आपने 2-2.5 घंटे बैठ के ओवर थिंकिंग करनी है ना, इससे अच्छा आप 2-2.5 घंटे आपकी मूवी लगा के देख लें, तो आप इन चीज़ों से बचेंगे। और ये बहुत बड़ी बीमारी है, इस चीज़ से अपने आप को जितना बचा सकते हैं बचाएं और ओवर थिंकिंग से गुरेज करें। नाजरीन, यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं इन 2 टॉपिक्स के बारे में जो आज के अवेयरनेस के थे। इन चीज़ों से आप लोग इसी तरह बच सकते हैं, ओवर थिंकिंग से भी गुरेज करें, और बारिश के दिनों में अपने बच्चों का ख्याल रखें, और घर से निकलने से भी गुरेज किया करें। तो हम आज के अगले सेगमेंट की जाने पड़ेंगे, जो है फ़नी पोइट्री विद ESM। फ़नी पोइट्री विद ESM हमारे यहाँ का बड़ा मशहूर सेगमेंट भी है और बहुत मज़े का भी है। यहाँ पे हमारी ऑडियंस मौजूद है, सबसे एक फ़नी शेयर सुनते हैं। चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नाज़रीन, फ़नी पोइट्री विद ESM का पहला शेर आज आगाज़ मैं ही कर देता हूँ। इसका पहला शेर मैं ही सुना देता हूँ। अर्ज़ किया है, वो लोग टूट कर बिखरते नहीं हैं फराज, वो लोग टूट कर बिखरते नहीं हैं फराज, जो लोग पानी में एल्फी डालकर नहाते हैं। ज़बरदस्त वामिक, बहुत अच्छी पोइट्री थी आपकी। यहाँ पर मैं भी आपको एक पोइट्री सुनाती हूँ। तुम मेरे दिल में ऐसे हो, तुम मेरे दिल में ऐसे हो जैसे गुर्दे में पथरी। जायशा, बहुत ही अच्छा शेर सुनाया आपने, बहुत फ़नी शेर था आपका। अभी एक शेर मैं भी सुनाना चाहूँगा यहाँ पे कि जो साहब सुनाऊँ शेर से। अच्छा, शेर ये है कि कुछ तो मेरी मोहब्बत का ख्याल करें, कुछ तो मेरी मोहब्बत का ख्याल करें, सिरप को अच्छी तरह हिला के इस्तेमाल करें। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये तो फनी भी हो गया और एडवाइस भी हो गया। एक शेर मेरा भी सुन लें। कहते हैं, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे, वाह वाह, जहाँ देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, हज़ारों मर गए लाखों तैयार बैठे हैं, और बर्बाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे, और बर्बाद करके अपनी तालीम लड़कियों के पीछे, फिर कहते हैं मौलवी साहब दुआ करे बेरोजगार बैठे हैं। वाह जुनैद साहब, क्या शेर सुनाया आपने। इसी हवाले से मैं भी एक शेर सुनाता चलूँ। आज कुछ शर्माए से लगते हो, सर्दी की वजह से कप कपाए से लगते हो। आज कुछ शर्माए से लगते हो, सर्दी की वजह से कप कपाए से लगते हो। चेहरा आपका खिलखिलाया सा लगता है, हफ्ते के बाद नहाए से लगते हो।
वाह वाह तनवीर साहब, वाह वाह, खूबसूरत शेर सुनाया। मेरा एक शेर सुन अब। शाकिर दे, हर वार है शाकिर मुमकिन नहीं, हर वार है शाकिर मुमकिन नहीं, तू झिड़के थे मैं वाला हूँ। ज़बरदस्त। नाजरीन, सब ने अपने अपने फ़नी शेर भी सुना दिए हैं और आज की प्रॉपर्टी कचहरी का अख्ताम भी हम लोग इसी फ़नी मुशायरे के साथ करेंगे। इंशाल्लाह मिलते हैं आपके साथ एक और नई एपिसोड में, एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त और मज़ीद प्रॉपर्टी कचहरी के वीडियोज़ देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक और टिकटॉक पर हमें फॉलो करें। तब तक के लिए दें इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।